ऊपर इकोसिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है और क्या डिफरेंस है हमारे इकोसिस्टम में एज़ कम्पेयर्ड टू अदर इकोसिस्टम। तो आज वही हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो इकोसिस्टम से रिलेटेड एक्सेप्टेंस मोड में आ चुकी है। अब बस उसके ऊपर डिसीजन लेना बाकी है। तो हमारी कंपनी का नाम है मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। भारत की पहली कंपनी जिन्होंने सबसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम पूरा डिजाइन किया है। अभी जस्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग लेवल पर ही है, बट आप बोलेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बिटकॉइन सबसे पहले आया। तो बिटकॉइन भले ही 2009 से आया, आज 17 ईयर्स हो गए, बट आज तक 90-95% लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में पता ही नहीं है इंडिया में। तो हम लोग बहुत स्टार्टिंग लेवल पर है। ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है सिंपल तरीके से? ये ब्लॉकचेन में हमारा इंफॉर्मेशन, हमारा डाटा, हम लोग हमारा जो एसेट है वो ट्रांसफर करते हैं थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ये ब्लॉक्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए उसे ब्लॉक चेन कहा गया है। इसको हम सिंपल तरीके से अगर समझे तो ये एक डिजिटल नोटबुक है, हर कोई देख सकता है, बट इसमें जो डाटा एक बार आपने स्टोर कर दिया वो चेंज नहीं होता। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। सबसे पहले 2009 में बिटकॉइन ब्लॉकचेन बना, तो पहला यूज केस बिटकॉइन ब्लॉकचेन बना है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। और क्योंकि उसके नेटिव कॉइन का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उस वजह से बिटकॉइन आज हर किसी को पता है। बट बिटकॉइन ये क्रिप्टो करेंसी है, नेटिव कॉइन है। तो पूरे क्रिप्टो करेंसीज पूरे वर्ल्ड में जितनी भी जेन्युइन क्रिप्टो करेंसीज है, उनका जो बैकबोन है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। और सिर्फ ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसीज के लिए नहीं यूज होता, ब्लॉकचेन हर जगह यूज हो सकता है जहाँ पे उसकी नीड है। आज हम लोग एक से दो चीज़ ऐसी देखेंगे जो आज के दौर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गई है, अब बस उसे इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी में इवोल्यूशंस आते हैं डेफिनेटली। हम लोग 2G से लेके 4G 5G तक आ गए और हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग साइकिल से लेके हम लोग अभी हाइपर लूप तक जा रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए। तो वैसे ही ब्लॉकचेन में भी इवोल्यूशन आया 2009 में। सिर्फ क्रिप्टो करेंसी, एक नेटिव करेंसी और एक डिसेंट्रलाइज करेंसी के लिए 2009 में ब्लॉकचेन को यूज किया गया। उसके बाद विटालिक जो है उन्होंने इथेरियम ये ब्लॉकचेन बनाया, जहाँ पे उन्होंने पूरी दुनिया को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ये ऑनलाइन सारा डिजिटल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें आपको फिजिकल वर्क की ज़रूरत नहीं है। फिर ब्लॉकचेन 3.0 ऑलरेडी आ चुका है, जिसको डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बोलते हैं, जो ब्लॉकचेन के थ्रू इंटीग्रेटेड होते हैं, बट इसका जो कंट्रोल है वो यूज़र के पास होता है। और ब्लॉकचेन 4.0 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी ब्लॉकचेन को यूज़ किया जा रहा है, जिसमें वॉलमार्ट, अगर आप एग्जांपल के तौर पर समझे तो वॉलमार्ट दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल सेक्टर है। वॉलमार्ट भी ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहा है। तो ये जो इवोल्यूशंस हैं, इसको ध्यान में रखकर पूरे सारे जितने भी करेंसीज है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ये चारों का हाइब्रिड मॉडल हमारा इकोसिस्टम है। हमने भारत का पहला एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन बना लिया है, जिसमें ये चारों चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई, ये चारों की चारों चीज़ें हैं। मीन्स एक कॉमन पर्सन से लेके तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट तक हमारा लेयर 1 ब्लॉकचेन कोई भी यूज़ कर सकता है। और इसकी स्पेशलिटी है, ये डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक लेयर 1 ब्लॉकचेन है। इसे कोई भी पर्सन इंडिया से लेके इंटरनेशनली इसे देख भी सकता है, इसके ऊपर वर्क भी कर सकता है, इसे क्रॉस चेक भी कर सकता है। पूरे ब्लॉकचेन में डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो होती है, इस वजह से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या एसेट या डाटा जो ट्रांसफर होता है वो नोड्स के थ्रू ही होता है और ये डिसेंट्रलाइज होता है। तो हमारे इकोसिस्टम में 21 नोड्स है। 3 नोड्स कंपनी ने स्टेकिंग प्रोटोकॉल, अपग्रेड्स, कोर गवर्नेंस, डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें रहती है इंटरनली टेक्निकल ब्लॉकचेन में, उसके लिए रखे हुए। बचे हुए जो है 18 नोड्स वो पब्लिक के लिए है। और जितने भी लोग नए आए हैं उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। अब ये नोड वैलिडेटर ब्लॉकचेन में क्या होता है, तो इसके लिए सिंपल
क्योंकि ब्लॉकचेन में बिटकॉइन जब बनाया गया, बिटकॉइन ब्लॉकचेन, तो उन्हें भी डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करनी थी। वहां भी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स या एसेट ट्रांसफर जो हो रहा है वो सेंट्रलाइज तरीके से नहीं करना था। तो उन्होंने माइनर्स का कंसेप्ट लाया। वो बहुत सीक्रेट था, कुछ सीक्रेट्स लोगों को ही माइनर बनाया गया। माइनर जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिटकॉइन ब्लॉकचेन में, वो ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाइड करते हैं। नॉर्मल ह्यूमन पर्सन या ह्यूमन ब्रेन उसे कैलकुलेट नहीं कर सकता। उसके लिए ASIC स्पेशल कंप्यूटर्स लगते हैं। टेक्निकल प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, 24/7 कंप्यूटेशनल पावर लगता है। और फिर वो अल्गोरिदम पजल जो पहले सॉल्व करता है उस ट्रांजेक्शन्स को, उसे रिवॉर्ड के स्वरूप में बिटकॉइन ये नेटिव कॉइन मिलता है। 2009 से जो माइनर्स है उनके पास सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से बिटकॉइन है, क्योंकि उन्हें रोज बिटकॉइन मिलता है, क्योंकि रोज बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन होते हैं ब्लॉकचेन में। तो वहां पे तो बहुत डिफिकल्ट था। फिर उसके बाद में इथेरियम आया, तो इथेरियम ने भी बोला कि आप 32 इथेरियम स्टेक कर सकते हो और आप हमारे इसमें नोड वैलिडेटर बन सकते हो। उसमें भी प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी है, एक कंसेंसस मैकेनिज्म है। जैसे बिटकॉइन ये प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म पे आता है, इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पर आया। बट वहां पे भी टेक्निकल प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। और आज अगर नोड वैलिडेटर बनना है तो 1 करोड़ से ज्यादा रुपए लगेंगे। उसमें भी पेनल्टीज होती है, अगर आपके थ्रू अगर कुछ दिक्कत हो गई तो आपका इथेरियम डिडक्ट किया जाएगा। फिर देखा गया कि इंडिया में जब 90-95% लोगों को ब्लॉकचेन पता नहीं है, तो ये टेक्निकल सीखेंगे कब और फिर समझेगा कब। इसीलिए एक कंसेंसस मैकेनिज्म है जो कि सबसे हाइब्रिड अच्छा भी है, वो है प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी। इसमें आपको जो रिवॉर्ड मिलते हैं, 50% रिवॉर्ड आपके ऑटोमेटिक स्टेक रहते हैं। उसके बिहाफ पे आपको डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू 7 नवंबर 2044 तक नेटिव कॉइन्स मिलते रहेंगे। तो इसमें हमने एक नोड को 70,000 फ्रैक्शंस में डिवाइड किया, ताकि एक कॉमन पर्सन तक ये अपॉर्चुनिटी गई तो बहुत कम पैसे में वो भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में एटलीस्ट नोड वैलिडेटर तो बन पाए। तो टोटल पूरे इंडिया के लिए 12,60,000 ही फ्रैक्शंस है। 135 करोड़ लोगों में 12,60,000 फ्रैक्शंस नहीं के बराबर है। एक एक भी फ्रैक्शंस अगर किसी ने लिया तभी भी ये खत्म हो जाएगा। बस यही वो लोग रहेंगे, यही वो नोड वैलिडेटर रहेंगे। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में नोड वैलिडेटर माइनर ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। इसके वजह से फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी में कुछ 2 to 3 years में मिनिमम अगर हम लोग पकड़े लेयर 1 ब्लॉकचेन में, एक अच्छा प्रैक्टिकल ग्रोथ हमें मिलता है। तो सिर्फ ये 12,60,000 ही फ्रैक्शंस है, इन्हें ही 7 नवंबर 2044 तक डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू रिवॉर्ड में, जैसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन में बिटकॉइन ये नेटिव कॉइन है, हमारे MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में MSTC ये जो नेटिव कॉइन है ये आपको रोज मिलते रहेंगे। इसके लिए आज आपको रोज आईडी ओपन करना है, किसी को बताना है, ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। ये ब्लॉकचेन में एक बार डिप्लॉय हो जाता है, और जब आप आपका एड्रेस इंटीग्रेट करते हैं डिसेंट्रलाइज, आपको 7 नवंबर 2044 तक ये नेटिव कॉइन जो है MSTC मिलते रहेंगे। इसकी प्राइसिंग जब डिसाइड करी थी, जब ये स्टार्ट हुआ था 7 नवंबर 2024 को, तो मिनिमम यहाँ पे क्राइटेरिया है, आप एक फ्रैक्शन ले सकते हैं, मैक्सिमम आपकी जितनी मर्जी। या कंपनी और मैं आपको कोई फोर्सिंग नहीं कर रहे हैं। ये अगर आपको समझ में आता है, ये पूरा एजुकेशनल है। अगर आपको समझ में आता है ब्लॉकचेन नोड वैलिडेटर, अगर आपको लग रहा है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। प्राइसिंग जो स्टार्ट करी थी 7 नवंबर 2024 को, वो 1000 प्लस 18% GST के साथ में की थी। 18% GST, अगर आपके पास GST नंबर नहीं है तो वो गवर्नमेंट को जाएगा। और 18% GST लगाने के पीछे का कारण एक ये है कि ये अब वर्चुअल डिजिटल एसेट में आता है। नोट सेलिंग, आपका नेटिव कॉइन, ये वर्चुअल डिजिटल एसेट है। 1000 प्लस 18% GST, दैट इज 1180 में एक फ्रैक्शन मिल रहा था। और तब डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू रफली 20 MSTC नेटिव कॉइन पर डे रिवॉर्ड के स्वरूप में ब्लॉकचेन के थ्रू डिसेंट्रलाइज तरीके से सबको मिलते थे।
अल्गोरिदम ऐसा सेट किया है कि पर फ्रैक्शन बाइंग पर इसका रेट इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे रेट इंक्रीज होगा, जैसे जैसे नोड्स एक्टिव होंगे, वैसे वैसे कॉइन्स भी डिक्रीजिंग लेवल में आएंगे। तो आज नियर अबाउट जो प्राइस है वो 3700 के ऊपर है पर फ्रैक्शन। तो आप समझ सकते हैं 1180 रुपए का एक जो फ्रैक्शन है, जो 7 नवंबर 2024 को था, आज 3700 को टच कर चुका है, इंक्लूडिंग 18% जीएसटी। और तब तो 20 MSTC नेटिव कॉइन्स पर डे मिलते थे, आज सिर्फ और सिर्फ 8.23 MSTC नेटिव कॉइन्स मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू हर दिन मिल रहे हैं। और यही सेकेंड स्टेज में 11,000 प्लस 18% जीएसटी से एक फ्रैक्शन मिलेगा, कॉइन्स कम आएंगे, और लास्ट स्टेज में यही फ्रैक्शंस 20,000 प्लस 18% जीएसटी के साथ में एक पर फ्रैक्शन लेना पड़ेगा, जिन्हें बाद में अपॉर्चुनिटी पता चली, और तब सिर्फ और सिर्फ 3.96 ही कॉइन पर फ्रैक्शन मिलेगा। और ऐसे करते करते ये जैसे ही 12,60,000 फ्रैक्शन सोल्ड आउट हो गए, यही वो पर्सन रहेंगे जिन्हें रोज एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू डिक्रीजिंग लेवल में हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन के थ्रू डिसेंट्रलाइज तरीके से मिलते रहेगा। क्यों लेना चाहिए नोड वैलिडेशंस, क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले तो नोड वैलिडेशंस ब्लॉकचेन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर नोड वैलिडेटर नहीं होंगे कोई भी ब्लॉकचेन में, तो ट्रांजैक्शंस कैसे वेरीफाइड होंगी? और वो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, और उसके तहत हमें जो एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिल रहे हैं, ये हमारा वर्चुअल डिजिटल एसेट है। और आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जितने भी एसेट्स आज तक इस वर्ल्ड में या इस धरती पे है, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट अगर किसी ने दिया है तो वो लेयर 1 ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन्स ने दिया है, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, ट्रॉन हो, सोलोना, बीएनबी हो। बट उसमें भी 3 से 5 साल का समय प्रैक्टिकली लगता है, अगर बहुत बड़ा ग्रोथ चाहिए तो। अदरवाइज नेटिव कॉइन्स का रेट तो बढ़ता ही है, आपको जब मर्जी आए आप उसे बेच सकते हैं। बट इसमें भी एक डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो होता है कि इस नेटिव कॉइन का रेट, चाहे वो बिटकॉइन हो, बीएनबी हो या एमएसटीसी हो, इसका रेट सिर्फ और सिर्फ पब्लिक डिसाइड करती है। तो आप जो नोड वैलिडेटर बन रहे हो वो ट्रूली डिसेंट्रलाइज है, और नेटिव कॉइन का रेट पब्लिक डिसाइड करेगी, इसलिए सेंट्रलाइज अथॉरिटी से कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें नोड वैलिडेटर बनना एक सिंपल लॉजिकल तरीके से इंपॉर्टेंट माना जाता है। अभी क्योंकि 10th नोड एक्टिव है, इस वजह से एक फ्रैक्शन पे 8.23 एमएसटीसी नेटिव कॉइन्स पर फ्रैक्शन मिल रहे हैं। जैसे जैसे नोड एक्टिव होंगे प्राइस इंक्रीज होगी, और आप देख सकते हैं 21 नोड पे 3.92 ही कॉइन मिलेंगे पर फ्रैक्शन, प्राइस बहुत हाई रहेगा। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है, जो पहले आएंगे या जो पहले डिसीजन लेंगे, या जिन्होंने पहले डिसीजन लिया उन्हें एक फ्रैक्शन 1180 रुपये में भी मिला है, कॉइन्स भी 20 मिल रहे हैं। आज भी जो डिसीजन लेंगे, आज भी 3700 एक नॉर्मल प्राइस है, जिसमें 8.23 एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिलेंगे। और 21 नोड में भी अगर हम समझेंगे तो प्राइस बहुत एप्रिशिएशेबल है, और कोई भी ले सकता है, क्योंकि वहां भी 3.92 पर फ्रैक्शन कॉइन मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके बाद में किसी के पास कितने भी पैसे रहेंगे तो भी वो खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि एक बार नोड वैलिडेशन सोल्ड आउट हो गए, दोबारा कभी भी उस ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर नहीं बनते हैं। और यही वो लोग रहते हैं जिन्हें 20 ईयर्स तक नेटिव कॉइन डिक्रीजिंग लेवल में आते रहेंगे। टोटल 840 करोड़ 13,87,459 कॉइन्स इन 21 नोट्स के थ्रू आने वाले 20 ईयर्स में बाहर आएंगे। 3 सेकंड का ब्लॉक टाइमिंग है, 3 सेकंड में 200 एमएसटीसी कॉइन मिंट होते हैं, एक दिन में पूरे 57,60,000 कॉइन मिंट होते हैं। और जिन्होंने जितने फ्रैक्शंस लिए रोज सुबह 5:30 बजे उन्हें डिसेंट्रलाइज वैलेट में मिल जाते हैं। हॉल्विंग एक सबसे बड़ा टेक्निकल और कैलकुलेटिव पार्ट होता है कोई भी नेटिव कॉइन के रेट को इंक्रीज करने में। इसमें 50% जो सप्लाई है वो
रिड्यूस हो जाता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। हम लोग ऑलरेडी हॉल्विंग ईयर में है और हमारे लेयर 1 ब्लॉकचेन में हर 2 साल में हॉल्विंग होगी। मीन्स 50% जो मिंटिंग हो रही है 3 सेकंड में 200 MSTC, वो सिर्फ और सिर्फ 100 MSTC मिंट होगी। फिर नेक्स्ट ईयर में वही 3 सेकंड में सिर्फ 50 MSTC मिंट होगा। ऐसा करते करते 10 हॉल्विंग होगी और डिमांड बढ़ते रहेगी और सप्लाई कम कम होते रहेगा। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है टोकोनॉमिक्स, किस तरह बाहर आएंगे, क्योंकि डिमांड और सप्लाई हर जगह काम करता है। पहले 2 साल में MSTC जो नेटिव कॉइन्स है 420 करोड़ कॉइन 50% बाहर आ जाएंगे, जिसमें ऑलरेडी 18 मंथ्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ ही महीने हैं जहाँ पे ज़्यादा नेटिव कॉइन्स इकट्ठा करने का मौका है, और उतने ही नेटिव कॉइन्स आने के लिए 18 ईयर्स लगने वाले हैं। तो आज जो 8 पॉइंट कॉइन हमें एक फ्रैक्शन पे पर डे आ रहे हैं, आने वाले समय में हॉल्विंग के बाद में उतने कॉइन्स आने के लिए कई दिन लग जाएंगे। तो ये एक ह्यूज डिफरेंस है। तो जिनके पास ज़्यादा नेटिव कॉइन्स इकट्ठा रहेंगे, उनका एसेट भी उस तरीके से रहेगा। ये हमें ध्यान में रखकर यहाँ पर डिसीजन लेना है। ब्लॉकचेन जो आज की ज़रूरत है, दूसरा उसमें नोड वैलिडेटर जो बनने की आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ नेटिव कॉइन्स ही ग्रैब करना ये एक चीज नहीं है, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, जब तक ब्लॉकचेन रहता है तब तक उसमें जैसे ट्रांजैक्शन फीस होते रहती है, उसमें का कुछ ना कुछ परसेंटेज जो है वो जो नोड वैलिडेटर है उन्हें ही मिलता है। ये भी एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बहुत लोग सोचेंगे चलो हम लोग नेटिव कॉइन्स इकट्ठा करके रख लेंगे, बट अगर आप नोड वैलिडेटर हो तो ही आने वाले लाइफ टाइम ब्लॉकचेन जब तक चलते रहेगा, तो नोड वैलिडेटर को जितनी भी गैस फीस उस ब्लॉकचेन में इकट्ठा होती है, उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज हमेशा से रिवॉर्ड के स्वरूप में सिर्फ और सिर्फ नोड वैलिडेटर को मिलता है। इसीलिए भारत में किसी ने एक फ्रैक्शन भी अगर लिया है तो भी वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है mstblockchain.com लॉगिन। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स पता चलेगी, जिसमें हम लोग अभी का रेट देखेंगे क्या है। यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद में इसकी बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको जिन्होंने रेफर किया है उनसे आपको रेफर लिंक के थ्रू कनेक्ट होना है। आपका आईडी क्रिएट होगा जिसमें आपको केवाईसी करनी पड़ेगी। विदाउट केवाईसी इकोसिस्टम में एंटर नहीं हो सकते। और जैसे ही आपकी केवाईसी हो गई, आपका एक आईडी क्रिएट होगा और आप हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। अभी जो प्राइस है आज का आप देख सकते हैं 3259.96। ये एक फ्रैक्शन का प्राइस है जो 1000 से स्टार्ट हुआ था, और 586.79 ये 8:25 पे एक फ्रैक्शन का रेट है, जिसमें 18% जीएसटी आपको लग रहा है। तो वही फ्रैक्शन जो 1180 रुपये में 7 नवंबर 2024 को जिन्होंने लिया था, आज वही फ्रैक्शन अगर आज किसी को लेना है तो 3846.75 का एक फ्रैक्शन होगा। तो आप खुद समझ सकते हो कि 18 मंथ्स में नियर अबाउट 3 टाइम्स तो उनका फ्रैक्शन का ही रेट बढ़ गया है, और नेटिव कॉइन्स जो इकट्ठा हुए हैं उसका प्राइस तो अलग ही रहेगा। यही फ्रैक्शन 20,000 प्लस 18% जीएसटी तक जाएगा, तब 3.92 ही कॉइन आएंगे। तो ये एक प्राइस का डिफरेंस और कॉइन में डिक्रीजिंग लेवल का डिफरेंस आप देख सकते हैं। राइट हैंड साइड में 3 लाइन जो है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में थर्ड ऑप्शन पे आपको जाना है, क्योंकि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज है तो पब्लिक है तो सारी चीजें क्लियर दिखनी चाहिए। जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक एड्रेस दिया गया है, यहाँ पर आपको वन टाइम क्लिक करना है। वन टाइम क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टोटल होल्डर्स है वो ऑल ओवर इंडिया में आज एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में 72,528 नोड वैलिडेटर्स बन चुके हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इन्होंने जिन्होंने एक भी फ्रैक्शन लिया है फिर भी उनके पास में
आने वाले समय तक जब तक ये ब्लॉकचेन चलते रहेगा, तब तक उन्हें रिवॉर्ड के स्वरूप में नेटिव कॉइन्स मिलते ही रहेंगे। टोटल कितने फ्रैक्शंस होल्ड आउट हो गए? 3,49,163। 12,60,000 में से इतने फ्रैक्शंस ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। 1409 ट्रांजैक्शंस में आप देख रहे हैं आपका एक डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट होता है, जिसमें 25 दिसंबर 2025 को एमएसटी इकोसिस्टम के थ्रू ब्रिज की एक डिसेंट्रलाइज वैलेट है, जहाँ पे आपको रोज नेटिव कॉइन आते रहेंगे, वो आपको इंटीग्रेट करना है केवाईसी के वक्त, और वहाँ से पूरी डिसेंट्रलाइज जर्नी स्टार्ट होती है। केवाईसी इसलिए करनी है क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है, 18% जीएसटी इस पे लगा है, आपको जीएसटी देना है। और जैसे ही केवाईसी होने के बाद आपका ब्लॉकचेन के साथ में डिसेंट्रलाइज वैलेट के साथ में इंटीग्रेशन हो गया, वहां से पूरा इकोसिस्टम डिसेंट्रलाइज होता है, क्योंकि वहां पर अब कोई भी आपको नेटिव कॉइन्स मिलने से रोक नहीं सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन में एक बार जब सारी चीजें डिप्लॉय हो गई, फिर चाहे ओनर हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, वहां पर कोई भी चेंज नहीं होता। पर एक्चुअली यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू लॉग इन। जैसे ही आपका कोई एक आईडी पासवर्ड क्रिएट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने कितने फ्रैक्शंस लिए, आपके पास में कितने नेटिव कॉइन्स इकट्ठा हुए, ये सारा इकोसिस्टम आपको डिस्प्ले करता है। जिसमें राइट हैंड साइड पे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो एक स्क्रॉल बार स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं आपका नाम दिखेगा। और यहाँ पर फिर से हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे फ्रैक्शन ओन। फ्रैक्शन ओन में यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, और इनके पास में 3,331.345 आज तक ये कॉइन्स आ चुके हैं मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू। कल यहाँ पे 8.23 कॉइन ऐड हो जाएंगे। अब ये 7 नवंबर डिक्रीजिंग 2044 तक डिक्रीजिंग लेवल में मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू कॉइन्स नोड वैलिडेटर को आते रहेंगे। कोई भी ब्लॉकचेन होता है उसका एक्सप्लोरर होता है, जब तक उस ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर नहीं पता, वो ब्लॉकचेन नहीं होता, क्योंकि ब्लॉकचेन पब्लिक होता है। बीएससी स्कैन है, एमएसटी स्कैन है, ये होता है एक्चुअल ब्लॉकचेन, और यहाँ होती है मिंटिंग। हम लोग बात कर रहे हैं और यहाँ पे मिंटिंग प्रोसेस चालू है। ये चलती रहेगी 7 नवंबर 2044 तक। इसको एक बार डिप्लॉय कर दिया फिर चेंज नहीं होता है, जिसमें आप देख सकते हैं 3 सेकंड का ब्लॉक टाइमिंग है, कितने ब्लॉक बने हैं, डेली ट्रांजेक्शन कितने हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं हर 3 सेकंड में यहाँ पे ब्लॉक्स जनरेट हो रहे हैं। और यहाँ पे ब्लॉक्स जनरेट हो रहे मीन्स हर 3 सेकंड में 200 MSTC कॉइन मिंट हो रहे हैं, और यहीं पे मिंटिंग होती है। और फिर रोज सुबह 5:30 बजे डिसेंट्रलाइज तरीके से जिसने जितने फ्रैक्शंस लिए हैं, उस ब्लॉकचेन के थ्रू आपको नेटिव कॉइन्स मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, जिसमें ब्लॉकचेन का इम्पोर्टेंस, ब्लॉकचेन में क्या क्या होता है, और ब्लॉकचेन में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो है नोड वैलिडेटर। और ब्लॉकचेन में उस नेटिव कॉइन का रेट कैसे बढ़ता है, वो आज हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, और क्यों ब्लॉकचेन को इंडिया से लेकर इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जा रहा है, और फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को क्यों बोला जाता है। उसके कुछ स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल रीजंस है, जो समझने के बाद में ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी कि क्यों हम इस भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में, या लेयर 1 ब्लॉकचेन में जो नोड वैलिडेटर्स रहते हैं उनकी अर्निंग जो है वो डिफरेंट होती है। सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं, हम लोग इसको आज एक कोलैबोरेशन करके ब्लॉकचेन का इम्पोर्टेंस क्या है वो हम समझेंगे। इसमें सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज है कि ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप। ये 3 चीजें जो एक कॉमन पर्सन को चाहिए, वो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से मिलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। ये भी बहुत सारी चीजें सॉल्व करती है, बट हर चीज का कुछ ना कुछ एक अलग डिसएडवांटेज भी होता है। आज मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हमारे
लाइफ में सर्विस के थ्रू इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और यूज भी कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मीन्स सॉफ्टवेयर दैट कैन लर्न एनालाइज एंड मेक डिसीजंस। ये इसका काम है कि वो लर्न करेगा, एनालाइज करेगा और अच्छे डिसीजंस देगा। थिंक ऑफ एआई लाइक अ स्मार्ट असिस्टेंट इन अ शॉप। यू आस्क विच फोन इज बेस्ट अंडर 20,000, मतलब हमने बोला कि 20,000 के अंदर कितना कौन से फोन अच्छे हैं, वो चेक करेगा, रिव्यू करेगा, कंपेयर करेगा और आपको सजेस्ट विद इन 1 मिनट कर देगा। रियल लाइफ एग्जांपल है, हम लोग जो चैट जीपीटी यूज करते हैं, गूगल एआई इन सर्च, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन। सिंपल मीनिंग अगर मैं बात करूँ तो एआई एक ब्रेन की तरह काम करता है। ब्लॉकचेन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, इनका नाम इसलिए भी है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। और जो अर्ली बायर्स थे, नोड वैलिडेटर्स थे, माइनर्स थे, आज उनका जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो बहुत बड़े लेवल पे है। ये प्रैक्टिकली प्रूवन हो चुका है। इस वजह से भी क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। और मैंने कहा था ब्लॉकचेन इज अ डिजिटल रिकॉर्ड बुक दैट कैन बी इजीली चेंज। बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें जो डाटा एक बार आ जाता है, जिसमें इम्यूटेबिलिटी, जिसके लिए ये फेमस है, डाटा और रिकॉर्ड जो है वो चेंज नहीं होता। इमेजिन अ नोटबुक शेयर्स अमंग 100 people. If someone writes Rahul sent 500 rupees to Amit, everyone sees it. No one can secretly erase it. बिटकॉइन के जो ट्रांजेक्शन्स है वो ब्लॉकचेन में स्टोर्ड होते हैं। इस वजह से आज दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आज गोल्ड जैसे रिजर्व करते हैं वैसे बिटकॉइन को रिजर्व कर रहे हैं। सिंपल मीनिंग, ब्लॉकचेन इज इक्वल टू ट्रांसपेरेंट डिजिटल नोटबुक। डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइजेशन, ये एक बहुत बड़ा डिबेट है। अगर इस पर हम लोग चर्चा करने जाए तो बहुत सारी चीजें बाहर निकलेगी। जो डेमोक्रेसी एक कॉमन पर्सन के लिए डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स नो सिंगल पर्सन और कंपनी कंट्रोल्स इट। आज एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में हमें जो नेटिव कॉइन्स मिल रहे हैं उसमें कोई भी कंट्रोल नहीं है, ना ओनर कंट्रोल कर सकता है, ना कोई। और इसी वजह से हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या मैं भी एक नोड वैलिडेटर हूँ, अगर मैं एक जूम प्रेजेंटर के उस रोल से बाहर निकलता हूँ, तो मैं भी एक नोड वैलिडेटर हूँ और मैं भी ऐसा ही चाहूंगा कि मेरा जो एसेट है वो किसी के कंट्रोल में ना हो। और मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो डिसेंट्रलाइज तरीके से, जहाँ जब तक कमिट किया है 7 नवंबर 2044 तक, तब तक मुझे डिसेंट्रलाइज तरीके से मिलता रहे। और वही चीज इसमें है जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आपको नेटिव कॉइन्स मिलते रहेंगे। और डिसेंट्रलाइजेशन में और एक रोल प्ले करता है कि उस नेटिव कॉइन का रेट पब्लिक डिसाइड करेगी। उसमें ना पंपिंग डंपिंग होगा, ना कुछ होगा। तो सिंपल, बैंक एक सेंट्रलाइज है और हम लोग ब्लॉकचेन बोल सकते हैं डिसेंट्रलाइज। क्रिप्टो में रेट बढ़ने का एक सबसे इम्पोर्टेंट रीजन भी है, उसका जो लिमिटेड सप्लाई होता है। क्योंकि क्या होता है, जिस चीज में लिमिटेशंस है, जैसे गोल्ड है या और बहुत सारी चीजें जो लिमिटेड है, उसके ऑब्वियसली आप देखेंगे प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। क्रिप्टो में आप एक दूसरे को विदाउट बैंक के थ्रू आपका एसेट सेंड कर सकते हो। सिंपल मीनिंग, डिसेंट्रलाइज मीन्स नो मिडल मैन। हमारे इकोसिस्टम में जैसे ही आप नोड वैलिडेटर बन गए, वहां कोई मिडल मैन नहीं रहेगा। वेब 3 सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन, जो कि एक कॉमन पर्सन के लिए जरूरी भी था। वेब 2 में हमारा डाटा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, अमेजोन यहाँ पे स्टोर्ड है, एक्सेसिबल है, चोरी भी हो सकता है, यूज भी करते हैं। वेब 3 एक ऐसी दुनिया है जैसे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज है बैंकिंग सिस्टम और ब्लॉकचेन में, वैसे वेब 2 और वेब 3 ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसमें वेब 3 आने वाले समय में जो यूजर को ओनर बनाएगी, क्योंकि आज तक यूजर ओनर नहीं था। वेब 3 इज द इंटरनेट वेयर यूजर ओन देयर ओन डाटा एसेट। यहाँ पे हमारे पास 100% कंट्रोल रहेगा। वेब 3 वेब 1 से स्टार्ट हुए थे, जहाँ सिर्फ हम लोग वेबसाइट्स पढ़ते थे। वेब 2 में हम लोग उसको रीड भी करने लगे, राइट भी करने लगे। जैसे सोशल मीडिया है, आप इसको फेसबुक, इंस्टाग्राम ले सकते हैं। और अब वेब 3 जो है, जिसमें ऑलरेडी
रीड, राइट प्लस ओन, ये तीनों चीजें हमारे पास है। इसी वजह से यूजर जो है उसको ओनर कहा गया है। ऑन फेसबुक योर अकाउंट कैन बी बैंड बाय द कंपनी। आज फेसबुक में आपका अकाउंट कभी भी बैन हो सकता है। इन वेब3 एप्लीकेशंस योर वैलेट इज योर आइडेंटिटी। यहाँ पे कंट्रोल आपके पास है। एग्जाम्पल प्लेटफॉर्म्स लाइक मेटामास्क, ओपन सी, और हमारा एक ब्रिज की वैलेट है, उसको जरूर आप यूज करिए। तो सिंपल मीनिंग जो है वेब3 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एक कॉमन पर्सन या हमारे लिए क्या है, ओनरशिप जो रहेगी इंटरनेट की या डाटा की, एसेट की, हमारे पास रहेगी, जो आने वाला फ्यूचर है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये न्यू एरा है मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन का ब्लॉकचेन में। अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज एन ऑटोमेटिक डिजिटल एग्रीमेंट। सिंपल एग्जांपल, वेंडिंग मशीन में अगर आप 20 रुपए देते हो तो मशीन गिव्स चिप ऑटोमेटिकली, नो शॉपकीपर नीडेड। ये सबने देखा है। इन ब्लॉकचेन इफ कंडीशंस आर मेट, पेमेंट हैपन्स ऑटोमेटिकली। इसका आज हम लोग एक एग्जांपल भी देखेंगे। ऑन इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन ऑटोमेटिकली। सिंपल मीनिंग, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेल्फ वर्किंग एग्रीमेंट है। कोई मिडलमैन की जरूरत नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं। जैसे कंडीशंस मीटअप हुई तभी वो एक्ट करेगा। और आने वाले समय में सारे लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर आ जाएंगे, वो भी ब्लॉकचेन में। अब इन सब का एक कोलैबोरेशन कर कर समझते हैं कि इसके यूज केसेस क्या हो सकते हैं। अभी सारे लोगों ने, मुझे पता है, उबेर यूज किया होगा। अब हम लोग इमेजिन उबेर विदाउट उबेर, मतलब ये कंपनी जो है उसको निकाल कर हम समझ सकते हैं कि ये कैसे डिसेंट्रलाइज तरीके से होता है। जैसे नॉर्मल उबेर में क्या है, कस्टमर है, फिर उबेर ऐप में हम जाते हैं, फिर वो ड्राइवर को मैसेज जाता है और फिर वो आता है, और उस बीच में क्या हो रहा है, उबेर जो है वो बैठे बैठे कमीशन अर्न कर रहा है। बट वेब3 की जो दुनिया आएंगी उसमें सिर्फ कस्टमर रहेगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ड्राइवर आएगा। कोई कंपनी यहाँ पे बीच में नहीं आएगी। और आज जो कॉस्टिंग मान लो हमें 150-250 रुपए दिख रही है, वो सीधी मेरे ख्याल से 25 से 30% पे आ जाएगी। तो जो राइड 250 रुपए की हो रही है, वो राइड आपको शायद 60 से 70 रुपए में मिल सकती है। ये मैं एक तर्क वितर्क की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद में एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के बाद बहुत सारी चीजें, फिर होलसेलर, ये सब जाता है। अगर हम लोग डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं तो ऑब्वियसली हमें कम मिलता है। तो आने वाले समय में ये जो वेब3 की दुनिया है, इससे और एक प्रॉब्लम क्या रिजॉल्व होगा एक कॉमन पर्सन के लिए, कि आज जो मिडल मैन में जो कमीशन जा रहा है बैठे बैठे, वो हमारा सेव हो जाएगा। एआई का रोल क्या है, एआई फाइंड्स बेस्ट रूट, प्रेडिक्ट ट्रैफिक, प्राइसिंग। जैसे हम लोग गूगल मैप हम लोग यूज करते हैं कि वहाँ पे अभी शो होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, वो रेड कलर कुछ ऑरेंज कलर दिखाता है, तो हम लोग दूसरा रूट चूज कर सकते हैं। तो एआई उसका रोल रहेगा। ब्लॉकचेन का रोल क्या रहेगा, जितनी भी आपकी राइड्स हुई है वो पूरा उसको स्टोर करेगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कैसे करेगा, जैसे आप डेस्टिनेशन पर पहुंच गए तो ऑटोमेटिक आपके वैलेट से उस जो ड्राइवर है उसको वो ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगा। डिसेंट्रलाइज रोल क्या रहेगा इसमें, जो नो सेंट्रल कंपनी कंट्रोल्स इट, मीन्स यहाँ पे जो उबेर जो कंट्रोल कर रहा है, या नॉर्मल पर्सन हम लोग जो उसे जहाँ बैठे बैठे कमीशन दे रहे हैं, वो दोनों चीजें रिजॉल्व हो जाएगी। एक तो सेंट्रलाइज कोई चीजें नहीं रहेगी, और जो हम ज्यादा पैसे दे रहे हैं वो अगर इस ब्लॉकचेन और वेब3 या एआई या इसके थ्रू, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सारी चीजें होगी, तो ये एक कॉमन पर्सन के लिए क्या हो जाएगी, प्रॉफिटेबल हो जाएगी, इजी हो जाएगी। और हर बार हमारे अगर पैसे बच रहे हैं तो डेफिनेटली एक कॉमन पर्सन तो उसे पता भी है कि ये ब्लॉकचेन के थ्रू है और सारी चीजें सिस्टमेटिक है। तो डेफिनेटली एज कम्पेयर टू दिस, आज जो कंपनी चल रही है उबेर, उसके अगेंस्ट में अगर ऐसा कोई इकोसिस्टम बनता है तो डेफिनेटली हम उसे यूज करेंगे। वेब3 का रोल क्या रहेगा, यूजर ओन देयर आइडेंटिटी एंड रिप्यूटेशन। इसमें हमारी आइडेंटिटी भी हमारे पास रहेगी और हमारा रिप्यूटेशन भी रहेगा। तो ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल की तरह समझाने की कोशिश की है। इस अगर पूरे एग्जांपल से अगर कौन कौन सी चीज जो मुझे समझ में आई ये बताते वक्त या सोचते वक्त या ये प्रेजेंटेशन करने के पहले, कि यहाँ पे एज अ नॉर्मल यूजर मेरी ज़रूरत है ब्लॉकचेन, मेरी ज़रूरत है वेब3, मेरी ज़रूरत है एआई, मेरी ज़रूरत है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और इन सारे
चीज़ों के वजह से, इस टेक्नोलॉजी की वजह से एक कॉमन पर्सन इसे एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी या एक कॉमन पर्सन, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, वो इसीलिए एक्सेप्ट करता है या उसका यूज़ करता है जहाँ पे उसका बेनिफिट हो, जहाँ पे उसे हैसल फ्री सारी चीज़ें मिले, कोई प्रॉब्लम ना आए और इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे, ट्रांसपेरेंट रहे। तो आने वाले समय में ये दुनिया आएगी जिसमें हर एक टेक्नोलॉजी और हर एक टेक्नोलॉजी का इसमें इंटीग्रेशन, इसमें एक कोलैबोरेशन किया है, जिसमें वेब 3 भी आया, एआई भी आया, ब्लॉकचेन भी आया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी आया, डिसेंट्रलाइजेशन भी आया और इसमें एक कॉमन पर्सन जिसे बोला जाता है ब्लॉकचेन डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक कॉमन पर्सन के लिए ब्लॉकचेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इस एग्जांपल से हम वो एक बात समझ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा? इंटेलिजेंस करेगा ब्लॉकचेन, सारे जो भी रिकॉर्ड्स है उसको टैम्पर प्रूफ रिकॉर्ड्स रहेंगे जिसको स्टोर करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से हमें फ्रीडम मिलेगी क्योंकि आज हमारी मजबूरी है, उबेर या ओला ऐप के दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं, तो आज तो हमारी मजबूरी है उसे यूज़ करना। तो तब हमें फ्रीडम भी मिलेगा। वेब 3 में ओनरशिप मिलेगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेशन के थ्रू सारी चीज़ें चलेंगी। तो अगर सिंपल हम समझे इस सारी टेक्नोलॉजी को, या ये सारी टेक्नोलॉजी क्यों एक्सेप्ट होने वाली है और ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड क्यों एक्सेप्ट हुई। एआई थिंक करता है, ब्लॉकचेन रिकॉर्ड रखता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करता है, वेब 3 ओनरशिप देता है और डिसेंट्रलाइजेशन ये जो मिडल मैन है, जहाँ एक कॉमन पर्सन का सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है। जिसमें मैं और एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इनपुट करूँगा, तो आप समझिए कि आप कोई भी चीज़ अगर डायरेक्ट वेजिटेबल ओनर जो मैन्युफैक्चरर है वहाँ से अगर लेंगे, एज़ कम्पेयर्ड टू अदर मार्केट या आपके पास में जो वेजिटेबल्स वाले पर्सन आते हैं, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये सबको पता है। जहाँ 30 रुपए केजी का टोमेटो मिल जाएगा, यहाँ पे 30 रुपए का 250 ग्राम मिलता है। तो ये जो मिडल मैन है, ये हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारी मेहनत का बहुत सारा पैसा जाता है, जिसमें रेमिटेंस से हमने स्टार्ट किया।